हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स हमारी चर्चा चल रही है इसी टॉपिक पर। हम पहले ही देख चुके हैं कि मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स से बने होते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कोई केमिकली मिक्स्ड नहीं होते हैं, ये फिजिकली मिक्स्ड होते हैं, और इसीलिए इन्हें फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। और अपने पिछले क्लास में हमने कई ऐसे मेथड्स की चर्चा की थी जिससे कि इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। उसमें से बहुत सारे ऐसे मेथड्स होंगे जिसके बारे में आपको पहले से पता होगा, कुछ नए भी होंगे। लेकिन आज जो हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का, ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पर अब हमें थोड़ी नई बातें सीखने को मिल सकती है। ये तरीका है डिस्टिलेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक प्रोसेस, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो आज हम देखते हैं कि आखिर डिस्टिलेशन में किस प्रकार के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है और क्या प्रिंसिपल है, क्या तरीका है, इस पर आज। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सेटअप तैयार है आपका, और ये देखिए एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया गया है, और इस फ्लास्क में एक मिक्सचर हमने लिया है, और वो मिक्सचर है एसीटोन एंड वाटर का। ये जो मिक्सचर है एसीटोन एंड वाटर है, तो ब्लैक से है वाटर हम लिख देते हैं, ब्लैक वाला जो है ये वाटर है, और रेड वाला एसीटोन है। ये रेड वाला एसीटोन है, ये रेड। वाटर एंड एसीटोन आर मिसिबल लिक्विड्स, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो वैसे केसेस में तो बड़ा मुश्किल होगा दोनों को सेपरेट करना। मिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल लिक्विड्स के लिए आपको याद होगा क्या तरीका हमने यूज किया था। हमारे पास एक फनेल था, सेपरेटिंग फनेल, और इमिसिबल लिक्विड ऑयल एंड वाटर, ऑयल आर लाइटर एंड वाटर इज हैवियर, तो वाटर नीचे चला गया, नीचे से हमने उसके बल्ब को खोल दिया, वो पानी निकल गया। तो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि वो दोनों आपस में मिले नहीं हैं। यहाँ तो दोनों खूब अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, तो इनको तो सेपरेट करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इमिसिबल लिक्विड्स हैं और इसके मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाटर और एसीटोन दोनों के अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वाटर का तो आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने पहले ही बताया है कि कौन सा मेथड हम अपनाएंगे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ये डिपेंड करेगा कि उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनका नेचर हम पहले जानें, किस किस टाइप के कंपोनेंट्स आपस में मिले हुए हैं और उनका नेचर क्या है। जैसे हमने देखा था कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सबलाइम हो सकते हैं, तो हमने सब्लिमेशन करवा दिया था। तो ये तो डिपेंड करता है कि कंपोनेंट के नेचर को रीड करेंगे और ये अप्लाई करना है कौन सा तरीका हमें सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, हल्का फल्का डिफरेंस नहीं है। ये मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है वाटर एंड एसीटोन में। तो आपको ऐसा लग सकता है, आप ऐसा बिना पढ़े भी सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करें जस्ट मोर देन 56 डिग्री बट लेस देन 100 डिग्री, अगर ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए कि टेम्परेचर एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो या वहां तक पहुंचे, इससे होगा क्या कि एसीटोन विल स्टार्ट टू वेपराइज, लेकिन वाटर तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो अभी काफी टेम्परेचर और चाहिए। तो वैसे केसेस में एसीटोन ही केवल वेपराइज होगा, और इसी के लिए हमने यहाँ पर एक थर्मामीटर भी लगा दिया है।
ये चेक करने के लिए। आप देखेंगे क्या कि जैसे ही आपने टेम्परेचर 56 डिग्री तक पहुंचा, आपने गर्म करना स्टार्ट किया इस राउंड बॉटम फ्लास्क को जिसमें कि मिक्सचर हमारा रखा हुआ है, और जैसे ही ये गर्म होना स्टार्ट हुआ और जैसे ही हमारा थर्मामीटर में टेम्परेचर का रीडिंग 56 डिग्री तक पहुंचा, ये स्टॉप हो गया। 56 से अब बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि हम हीट तो कंटिन्यूसली दे रहे हैं, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है। तो बढ़ नहीं रहा है तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअली 56 is the boiling point of acetone, and at this temperature acetone has started to boil। तो ये तो वेपराइज होता रहा है, वेपर बनता चला जा रहा है, तो वेपर बन के उड़ेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर एक आउटलेट है, इस राउंड वाटर फ्लास्क में यहाँ पर एक आउटलेट है बना हुआ, इस आउटलेट से ये निकलेगा। ऊपर तो रास्ता बंद है, ऊपर पे तो कॉर्क लगा हुआ है, इससे ये निकलेगा। ठीक है, किसका वेपर है ये? एसीटोन का वेपर है। वाटर तो वेपराइज हो ही नहीं रहा है क्योंकि उसका तो काफी ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। चलिए ठीक है, अब ये गैसियस फॉर्म में एसीटोन आगे बढ़ रहा है, वेपराइज हो गया है, लेकिन हमें तो गैस कलेक्ट करना मुश्किल है ना। गैस को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? हमें तो लिक्विड चाहिए ना, हमें तो लिक्विड एसीटोन चाहिए। एसीटोन तो लिक्विड स्टेट में हमारे लिए यूजफुल होता है। तो अब इस नली से जैसे ही ये एसीटोन आगे बढ़ेगा तो हमने यहां पर इसे ठंडा करने की व्यवस्था कर दी है। ये कंडेंसर है, दिस इज द कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब है कंडेंस करने की व्यवस्था करने वाला। कंडेंसर, अब ये कंडेंसर है। कंडेंसर आप कई तरह से बना सकते हैं। एक तो तरीका है कि ठंडा पानी इसमें डाल रहे हैं, एकदम बिल्कुल आइस के जैसा जो ठंडा होगा वैसा पानी डाल रहे हैं, दूसरे से निकल रहा है कंटिन्यूअसली, जिससे कि ये जो पूरी की पूरी नली है, ये पूरी की पूरी नली ठंडी रहे। और जैसे ही इधर से गैस क्रॉस करेगा, यहाँ आते आते उसे लिक्विड बन जाना है। और इसीलिए हमारा जो यहाँ पर रिसीवर टैंक है, इसमें क्या मिलेगा? हमें लिक्विड एसीटोन मिलेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, आइस बॉल्स भी इसमें डाल सकते हैं इस कंटेनर में। इस जो ये जो स्ट्रक्चर है तो वो भी कंडेंस करेगा। बर्फ का भी टुकड़ा पूरे में डाल दें, या सिंपल सी बात है, कोई नली आ रही है और उससे होकर के गैस क्रॉस कर रहा है और हम चाह रहे हैं कि वो गैस ना निकले, आगे जाकर के वो लिक्विड के रूप में हमें ऑब्टेन हो, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं है, बर्फ का टुकड़ा और मे भी किसी बोरा या चादर से उसे लपेट देंगे पूरी नली में, तो कंडेंस ही कर देगा उसे। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा ही इंतजाम कर दिया है, इसलिए इसे हमने कंडेंसर कहा है। टू कंडेंस द गैसियस फॉर्म ऑफ एसीटोन टू ऑब्टेन इट इन लिक्विड फॉर्म। तो हमें ये लिक्विड फॉर्म में मिल गया एसीटोन। एसीटोन को हमने रेड कलर से दिखाया है, ये याद रखना है। यहां पर एक अजीब चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि जब तक पूरा का पूरा एसीटोन वेपराइज ना हो जाए, वेपराइज होगा फिर कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद इस कंटेनर में आकर के कलेक्ट हो जाएगा। जब तक ये पूरा का पूरा एसीटोन वेपराइज होकर के यहाँ हमें मिल नहीं जाता है, तब तक ये टेम्परेचर फिक्स हो जाता है 56 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा क्यों होता है? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट वहां भी था एक इसी टाइप का। एक्चुअली जैसे ही ये लिक्विड एसीटोन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, तो ये सारा का सारा एनर्जी जो कंटिन्यूसली हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड एसीटोन टू गैसियस फॉर्म, एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द गैसियस एसीटोन इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। ये आपने पढ़ा है क्लास चैप्टर 1 में, लेटेंट हीट के रूप में। सवाल है कि हम गर्म तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, हीट तो दे रहे हैं, बट इस सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। थर्मामीटर अभी भी 56 ही दिखा रहा है कॉन्स्टेंटली, उसे तो कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जितना भी अभी 56 के बाद जितना भी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, वो सारा का सारा यूटिलाइज हो रहा है लिक्विड एसीटोन को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में, और ऐसा होता है। इसे ही कहते हैं हम लोग
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, उसी की वजह से ये फिक्स हो जाता है। और जब सारा का सारा फिक्स हो, ये कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन इससे निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अब सिर्फ वाटर बचेगा, तब देखेंगे कि अब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो हमें तो वाटर नहीं, वाटर तो यहाँ मिल गया और एसीटोन यहाँ मिल गया, सेपरेट हमने कर लिया, तो यहीं पर हम जो है ये काम खत्म कर देंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बट द कंपोनेंट्स आर मिसिबल टू ईच अदर। ये लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर एक कैसा मिक्सचर है ये, इनके जो कंपोनेंट्स हैं ये लिक्विड हैं, और कैसे लिक्विड हैं, मिसिबल लिक्विड्स। ये मिसिबल लिक्विड्स हैं, यानी कि खूब अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। यहां पर एक कंडीशन यह भी है कि दोनों के टेम्परेचर के बीच डिफरेंस मिनिमम 25 डिग्री का होना चाहिए, मिनिमम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट्स मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 25, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो 44 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो खूब आसानी से ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर अलग हो गया, एसीटोन अलग हो गया, और इस मेथड को कहते हैं डिस्टिलेशन। अब देखिए यहाँ पर ऐसे मेथड में जो हमें पानी मिला वो शुद्ध पानी मिला, समझे ना, इसीलिए इस प्रकार के पानी को डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, और प्रोसेस के ही नाम पर उसे रखा गया डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिलेशन हमने कर दिया, शुद्ध पानी हमें मिल गया। तो ये तो एक तरीका था, लेकिन यहाँ पर जो एक शर्त लगा दी गई है, एक कंडीशन लगा दिया गया है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर मस्ट बी 25 और मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो एक चक्कर लग गया। अगर कोई हमें दो ऐसे मिसिबल लिक्विड्स हैं, दो या दो से ज़्यादा भी आपस में मिले हुए हैं, बट द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी टेम्परेचर, difference in the boiling point of components। अब सवाल है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री भी नहीं है और कम है तो क्या दिक्कत आएगी। तो वहां पर दिक्कत क्या आएगी कि कंटिन्यूअसली जब ये प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा और जब चलेगा, तो यहाँ पर सपोज यहाँ 56 है, एक लिक्विड ऐसा होता है जिसका 65 है बॉइलिंग पॉइंट सपोज, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि 65 वाला भी थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट करने लगता है। इवेपोरेट तो कर ही सकता है, वो लोअर देन टेम्परेचर लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट पर भी इवेपोरेट करने लगता है, तो वो भी तो धीरे धीरे जाने लगेगा थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पर प्योर फॉर्म में हमें वो लिक्विड नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए होगा, वो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, इसीलिए यहाँ कह रहा है कि लेस देन 25 मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो तब ये मेथड यूज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट कम रेंज में है दोनों के बीच में, तो फिर उसमें कौन सा प्रोसेस हम अपनाएंगे, अब जरा सा हमें इस पर भी चर्चा कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम, एक कंडीशन लगा दिया है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो हमें करना है। तो अब हम लोग देखते हैं एक और तरीका ठीक इसी तरह का, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन हम कर देंगे तो उसका भी उपाय लग जाएगा। तो अब देखते हैं उसका क्या किया जाए। ये तो डिस्टिलेशन था। चलिए, आपका वीडियो तो आ रहा है ना, ठीक।
हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम इस फ्लास्क में करेंगे। ये जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। और ये जो हमारा कंडेंसर वाला पाइप है, पाइप और इसमें जो कंडेंसर लगा हुआ है, इसे यहाँ से फिलहाल अभी हम हटाते हैं। इसकी रीसेटिंग करनी होगी, देखते हैं कैसे रीसेटिंग करते हैं। वाटर एंड एसीटोन तो अब लेना नहीं है, कोई दूसरा मिक्सचर लेना होगा। चलिए यहाँ से फिलहाल थर्मामीटर को भी हटाते हैं और थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं जरा सा देखिए। इसमें क्या करते हैं कि एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है एक कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भी कि आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाई नहीं दे। मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसे वीडियो को। आपको अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखाई देना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, दिखाई देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा लंबा होगा तो आप, थोड़ा लंबा होता है हम उसे थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, यहाँ जगह है नहीं। तो इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डालेंगे। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देखिए कैसा होता है। सपोज ऐसा है, और थर्मामीटर इसमें हम ऐड कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये तो हम समझ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। अब ये जो हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसमें खासियत क्या है कि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑब्स्टेकल काउज करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वेपर को ऊपर जाने में डिस्टर्ब करते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर आप जो बनाएंगे वो सीधा होना चाहिए, कोई बात नहीं है। और ये इसके अंदर कुछ ग्लास बीड्स होते हैं, ग्लास की गोलियां कुछ टाइप की उस ढंग की अरेंज्ड होती हैं, ये ना, ये इसे डिस्टर्ब करने के लिए, ये आसानी से वेपर ऊपर ना जाए, इसे डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। और अब जो हमारा इधर से आउटलेट निकलना था, जो कि यहाँ से निकला था और रिसीवर में जा रहा था कलेक्ट होने के लिए, अब इसे हम यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है, चलिए यहाँ तक आ गया। और अब हमें फिर से यहाँ कंडेंसर लगा देना है, इसे कंडेंस करेगा। ये हमने कंडेंसर लगा दिया। ठीक है, यहाँ भी एक स्टैंड आप दे सकते हैं, क्योंकि ये लंबा हो गया है तो आप यहाँ भी एक स्टैंड दे सकते हैं इसी टाइप का, ठीक है। इसे फिक्स करने के लिए यहाँ भी आप एक स्टैंड लगा सकते हैं। ये तो सेटअप की बात है, जब आप लैब करेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ भी एक आप स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। खैर, थोड़ा सा ये टेढ़ा ज़्यादा लग रहा है ना, चलिए। ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। खासियत इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, बस एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का।
देखिए करना क्या है, हमें दो लिक्विड अब लेना है। एक मिक्सचर लेंगे जिसमें दो लिक्विड है। ब्लैक अभी भी वाटर के लिए ही रहेगा, और दूसरा जो हम ले रहे हैं लिक्विड दैट इज अल्कोहल, एथनॉल। जो सबसे कॉमन अल्कोहल होता है उसको हम लोग एथनॉल कहते हैं, एथाइल अल्कोहल भी उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने वाइन वगैरह में जो होता है वो सब एथनॉल ही होता है, और एथनॉल एक बढ़िया फ्यूल भी माना जाता है। अभी तो हमारे यहाँ एथनॉल के प्रोडक्शन पर काफ़ी जोर दे रही है गवर्नमेंट, ताकि एथनॉल का प्रोडक्शन अगर अधिक से अधिक हो जाए तो हमें बाहर से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विदेशों से खरीदना पड़ता है वो कम खरीदना पड़ेगा। है यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाटर एथनॉल, दोनों ही यूनिक लिक्विड। वाटर तो यूनिक लिक्विड है ही, क्लास 10 में जैसे जाएंगे 10 और फिर आगे के क्लासेस में तो आपको पता चलेगा एथनॉल भी एक यूनिक लिक्विड है। ये दोनों सॉल्वेंट है, एथनॉल भी बढ़िया सॉल्वेंट माना जाता है, और इसीलिए आपका जो कफ सिरप वगैरह या टॉनिक वगैरह पीते हैं तो उसकी दवाइयाँ एथनॉल में मिलाई होती हैं। तो कभी कभी आपने फील किया होगा या पता होगा कि इस प्रकार के टॉनिक को पीने से कुछ नींद वगैरह भी आती है, क्योंकि वो घुला हुआ रहता है एथनॉल में। तो दोनों अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, और दोनों की खासियत क्या है, दोनों आपस में भी खूब अच्छी तरह से घुल जाते हैं। इस मामले में देखा जाए दोनों काफ़ी यूनिक है। फिलहाल हमें यहाँ देखना है कि बोथ आर मिसिबल, इजीली मिसिबल। शराब लोग पीते हैं ना, उसमें पानी मिला देते हैं, तो इजीली मिसिबल है। वाटर एंड एथनॉल बोथ आर इजीली मिसिबल, एंड द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78। The difference in the boiling point of water and ethanol is less than 25। यहाँ पर तो 22 डिग्री आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना का हो गया, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। आपको बताया गया था 25 डिग्री से कम रहे तो हम सिंपल डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, उसके लिए दूसरा कुछ उपाय किया जाता है, तो वही उपाय यहाँ पर किया जा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है देखते हैं। हम जैसे ही गर्म करते हैं इसे, जैसे ही हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली कौन वेपोराइज होगा, वाटर होगा या एथनॉल होगा। तो इसमें तो कहीं कोई सोचने की बात है ही नहीं कि एथनॉल पहले वेपोराइज होना शुरू होगा। तो एथनॉल वेपोराइज होगा और इसके वेपर्स ऊपर जाएंगे, और यहां से सीधा रास्ता कहां खुल रहा है, यहां से रास्ता कहां खुल रहा है, सीधे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में चले जाएंगे, कौन, एथनॉल के वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में चले जाएंगे। लेकिन चूंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो वाटर भी थोड़ा थोड़ा वेपोराइज करना शुरू होगा। हालांकि रेट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का काफी कम होगा, इसे वेपोराइजेशन न करके इवेपोरेशन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है। तो वाटर के जो वेपर्स होंगे वो भी धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस काफी कम है। चलिए, तो वाटर भी आने लगा, लेकिन पहले कौन आया था, एथनॉल का वेपर आया। एथनॉल का वेपर आता है और ये इसमें आकर के उलझ जाता है। ये जो है आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसमें काफी डिस्टरबेंसेस हैं और ये इसमें जाकर के उलझ जाता है, ठीक है। तो उलझ जब जाता है तो ये वेपर ज्यादा, गर्मी तो यहां पर है ना, हीट तो यहां पर दे रहे हैं, वेपर तो यहां बना जा करके, लेकिन ऊपर जाने में और इसे कंडेंस होने में या यहां से बाहर निकलने में अगर ज्यादा वक्त लग जाएगा तो इट विल becomes condensed to liquid form again। जैसे ही इसे ज्यादा वक्त लग जाएगा इस वेपर को ऊपर जाने में या कहीं भी कलेक्ट होने में, तो ये फिर से कंडेंस हो सकता है, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड फॉर्म में आके गिर जाएगा यहीं आकर के। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि
लिक्विड एसीटोन जैसे ही कंडेंस होता है या होने को होता है, नीचे से भी तो वेपर आ रहा है ना, गर्म वेपर आ रहा है, वो उसे गर्मी देता है, तो ये और भी वेपर बन के ऊपर चला जाता है, फिर आगे जाकर के यहां आकर के उलझ जाता है, इस एरिया में जाकर के उलझ जाता है। अब फिर यहां आते आते ये दम तोड़ रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट होने की सोच रहा है या हो रहा है, लेकिन फिर जो नीचे से आ रहा है वेपर वो इसे गर्मी देता है और उसकी गर्मी पा करके ये किसी तरह से यहां पहुंच जाता है। और यहां जैसे ही पहुंचेगा तो ये रास्ता खुला हुआ है, इस रास्ते में आ जाएगा, और इस रास्ते में चूंकि यहाँ पर कंडेंसेशन की व्यवस्था हमने कर दी है, कंडेंसर लगा दिया है, तो वो इस गैस को लिक्विड में खूब अच्छी तरह से कन्वर्ट कर देगा, और हमें जो यहाँ पर मिलेगा इस रिसीवर टैंक में वो क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। यहां पर हमें अल्कोहल मिलेगा, तो रेड कलर से हमने अल्कोहल दिखाया था, अल्कोहल मिल रहा है हमें। वाटर का क्या होगा, वाटर भी वेपर बन रहा है, वाटर भी वेपरेट कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही यहां तक पहुंचा, एक तो बड़ा मुश्किल से पहुंचेगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम मात्रा में, कम अमाउंट में वाटर इसके अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर इन करेगा, और जैसे ही करेगा तो क्या होगा, फिर से उलझ जाएगा, जाकर के इन कांच की गोलियों के बीच में उलझ जाएगा, उलझते ही ये फिर से कंडेंस हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होकर के नीचे गिरने लगेगा या गिर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से जो गर्म वाटर वेपर जा रहे हैं उनमें इतनी एनर्जी अभी नहीं है कि वो इन्हें फिर से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दे और वो पानी इवेपोरेट कर जाए, उतनी एनर्जी उसमें नहीं है, क्योंकि उसका बॉइल उसको तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, जिसकी वजह से पानी यहां तक तो नहीं ही पहुंच पाता है, वाटर का वेपर यहां तक नहीं पहुंच पाता है इस एरिया में। यहां तक जो पहले पहुंचेगा, यहां तक जो पहुंचेगा वही तो इस यहां आपके इस कंडेंसर ट्यूब में या कंडेंसर के कंडेंस हो करके यहाँ पे फिर रिसीवर में कलेक्ट हो पाएगा। वाटर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है, थोड़ी सी कोशिश करके यहाँ तक पहुँचता है फर्स्ट रीजन में, और फर्स्ट रीजन से आगे वो बढ़ नहीं पाता है, लेकिन एथेनॉल बढ़ता है क्योंकि कंटिन्यूसली हम इधर से हीट कर रहे हैं और इसका वेपर नीचे से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ऊपर से जो ड्रॉप होकर के गिरने की स्थिति में होती है उसे फिर से वेपर बना देता है और वो वेपर यहाँ आकर के कलेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से डिफरेंस अगर लेस देन 25% बॉइलिंग पॉइंट में भी है तो हम लिक्विड्स को, उनके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, बस डिस्टिलेशन में ही एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम लगा देते हैं। और ये तरीका हमारे यूज का बहुत अधिक है। बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि लिक्विड्स क्या, गैसेस भी, जो कि जिनके की बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस काफी कम है और आपस में मिले हुए होते हैं। जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जो जमीन के नीचे से पेट्रोलियम निकलता है, लिक्विड पेट्रोलियम, that is a mixture of different forms of petroleum products like diesel, petrol, kerosene, LPG gases and so on, paraffin, वो सभी मिले हुए हैं और सबका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है। हम रिफाइनरीज में उस क्रूड ऑयल को बेचते हैं और वहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा रहता है, उसमें गर्म किया जाता है तो सारे फ्रैक्शंस में अलग अलग वो निकलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बना करके आपको समझा दिया जाए। या फिर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस आर कुछ तो होगा ही ना, तो द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी लेस। तो वहां पर गैसेस को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, ये भी तरीका इंपॉर्टेंट होता है और आपके बुक में मेंशन्ड है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, ऑक्सीजन की कमी थी हमारे देश में और बहुत सारे मरीजों को इसकी ज़रूरत पड़ रही थी, तो मेडिकल ऑक्सीजन की कमी थी और वो मेडिकल ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो हाउ इज दिस मेडिकल ऑक्सीजन, या उसे लिक्विड ऑक्सीजन भी आप कह सकते हैं, इज ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि हवा में 21% ऑक्सीजन है, उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेना,
यहाँ भी ये भी इसी तरीके से किया जाता है, जिसकी चर्चा की हम लोग अपने अगले वीडियो में कर लेंगे। हवा यानी हवा के कंपोनेंट्स यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबों को कैसे सेपरेट किया जाए, और क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम के डिफरेंट फॉर्म्स को अलग कैसे किया जाए, ये दोनों तरीका हम लोग एक वीडियो बना करके देख लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम इसे कुछ नोट कर लेते हैं पॉइंट्स। क्या नोट करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कैसे मिक्सचर को करेंगे। तो मिसिबल लिक्विड्स, टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स ही नहीं, गैसेस भी, उनको इन कंडीशन यहां पर क्या है, किस कब यूज करते हैं? द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट of the components is less than 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखिए लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, वहां क्या था? मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब दोनों का उपाय हमने कर लिया। दोनों तरीका दो मिसिबल लिक्विड्स को ही सेपरेट करने का था, दोनों तरीका। उसमें क्या था? डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे, और अगर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से कम है, क्लोज डिफरेंस है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में काफी का फर्क नहीं है, तो फिर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अपनाएंगे। तो ये दो तरीका काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कुछ एप्लीकेशंस की चर्चा हम लोग एक और छोटे से वीडियो में करेंगे, और ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश। थैंक यू।